पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से 30 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखे थे और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग 31 से लेकर के 60 तक यानी 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से गलगन नामक रोग हो जाता है। इसी की कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों की मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है? तो अत्यधिक व्यायाम के समय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। इससे लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाता है, जो मांसपेशियों में दर्द और क्रैम्प का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि मस्तिष्क को घटना की सूचना बाद में दी जाती है। तंत्रिका तंत्र के कार्यों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तंत्रिका तंत्र के कार्यों को लिखिए। तो तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करता है। यह उद्दीपनों को ग्रहण करता है, संदेशों का संचार करता है और शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में अंतर बतावे। तो प्रकाशानुवर्तन पौधों का प्रकाश की दिशा में मुड़ना है। प्रकाशानुवर्तन पौधों का प्रकाश की दिशा में मुड़ना है, जबकि गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से होता है। तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो प्रकाशानुवर्तन ऑक्सिन हार्मोन के असमान वितरण के कारण होता है। प्रकाशानुवर्तन जो है वह ऑक्सिन हार्मोन के असमान वितरण के कारण होता है। प्रकाश की विपरीत दिशा में ऑक्सिन अधिक एकत्रित होकर के कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है, जिससे तना प्रकाश की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श तंत्रिका कोशिका की रचना या फिर न्यूरॉन क्या है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो न्यूरॉन कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र, उसका एक चित्र बनाएंगे। इसके बाद न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें डेंड्राइट, कोशिका देह एवं एक्सॉन होते हैं। यह उद्दीपन को ग्रहण कर संदेशों का संचार करता है। इतना लिख देंगे, लेकिन यहां न्यूरॉन का चित्र बनाना आवश्यक है। अगर आप चित्र बना देते हैं तो पूरे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। पर परागन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागन क्या है? पर परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण एक फूल के पुंकेसर से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। यानी पर परागन क्या है? तो पर परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण एक फूल के पुंकेसर से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV एवं एड्स का पूर्ण रूप लिखिए। तो HIV का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जबकि HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी जीव किन्हें कहते हैं? तो वे जीव जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं उभयलिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे केचुआ, फीताकृमि, यानी वे जीव जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं उभयलिंगी जीव कहलाते हैं, जैसे केचुआ और फीताकृमि। निषेचन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन को परिभाषित कीजिए। नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया से युग्मज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का विकास करता है। तो निषेचन यानी कि शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया से युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है जो आगे चल करके नए जीव का विकास करता है। लैंगिक जनन की परिभाषा एवं उसका महत्व। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से संतान उत्पन्न होती है। इसका महत्व यह है कि इससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायक है। यानी आपका क्वेश्चन था कि लैंगिक जनन की परिभाषा और उसका महत्व बताना था। तो लैंगिक जनन की परिभाषा है, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से संतान उत्पन्न होती है। इसका महत्व यह है कि इससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं और इस पे वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। वर्षा होने पर परागकण धुल जाते हैं जिससे परागण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और निषेचन की संभावना कम हो जाती है। आपने देखा कि परागण किसे कहते हैं और परागण पे वर्षा का प्रभाव। तो परागण सबसे पहले हम देखते हैं कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह हो गया परागण का परिभाषा या परागण के बारे में जानकारी कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का कि वर्षा का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्षा होने पर परागकण जो होते हैं वो धुल जाते हैं जिससे परागण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और निषेचन की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। तो स्वपरागण में परागकण उसी फूल या पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जबकि परपरागण में परागकण दूसरे पौधे के फूल तक जाते हैं। परपरागण से विविधता बढ़ती है, स्वपरागण में नहीं। यानी स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण में परागकण उसी फूल या पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जबकि परपरागण में परागकण जो होते हैं वो दूसरे पौधे के फूल तक जाते हैं। परपरागण से विविधता बढ़ती है जबकि स्वपरागण से विविधता नहीं बढ़ती। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु एवं अंडाणु में अंतर। तो शुक्राणु छोटे, गतिशील और नर युग्मक होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं और नर युग्मक होते हैं जबकि अंडाणु बड़े होते हैं, अचल होते हैं और मादा युग्मक होते हैं। शुक्राणु संख्या में अधिक तथा अंडाणु संख्या में कम होते हैं। नर एवं मादा युग्मक में अंतर बतावे। तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है जो गतिशील होता है जबकि मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है जो कि अचल होता है। दोनों के संलयन से युग्मज का निर्माण होता है। विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बतावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बतावे। विखंडन में जीव दो या अधिक भागों में टूटकर नए जीव बनाता है जबकि बहुखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित होकर के अनेक नए जीव बनाती है। अमीबा जो है वह बहुखंडन का उदाहरण है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर पूछ रहा है। तो विखंडन में जीव दो या अधिक भागों में टूटकर नए जीव बनाता है जबकि बहुखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित होकर अनेक नए जीव बनाती है। अगला क्वेश्चन है, अपरा क्या है और इसके कार्य। अपरा भ्रूण और माता के बीच बनने वाली संरचना है। यह भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करती है तथा अवशिष्ट पदार्थों को माता के रक्त में पहुंचाने का कार्य करती है। यानी अपरा जो होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, अपरा जो होता है यह भ्रूण और माता के बीच बनने वाली संरचना है। यह भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है तथा अपशिष्ट पदार्थों को माता के रक्त में पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेषी अंग किसे कहते हैं। वे अंग जो अपने मूल कार्य को नहीं करते लेकिन विकास के प्रमाण स्वरूप शरीर में उपस्थित रहते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में अपेंडिक्स। यानी वे अंग जो अब अपने मूल कार्य को नहीं करते लेकिन विकास के प्रमाण स्वरूप शरीर में उपस्थित रहते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए का पूर्ण रूप। तो डीएनए का पूर्ण रूप है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जबकि आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड।
आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का फुल फॉर्म है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कायिक प्रवर्धन के 4 लाभ बतावे। तो कायिक प्रवर्धन से कम समय में अधिक पौधे प्राप्त होते हैं, गुण स्थिर रहते हैं, बीज रहित पौधे का उत्पादन संभव हो पाता है तथा कृषि में उपज बढ़ती है। कायिक परिवर्धन से कम समय में अधिक पौधे प्राप्त होते हैं, उसके गुण स्थिर रहते हैं, बीज रहित पौधे का उत्पादन संभव होता है तथा कृषि की उपज भी बढ़ती है। जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? तो जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे पत्तियां, और जो अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक हो गया अजैव निम्नीकरणीय का उदाहरण और पत्ती हो गया जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास किसे कहते हैं? तो किसी पारितंत्र में उपस्थित सभी जीवों के कुल जैविक पदार्थ की मात्रा को बायोमास कहते हैं। किसी पारितंत्र में उपस्थित सभी जीवों के कुल जैविक पदार्थ की मात्रा को बायोमास कहते हैं। यह ऊर्जा प्रवाह और खाद्य श्रृंखला के अध्ययन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की मात्रा का बढ़ जाना जिससे जीवों और प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े प्रदूषण कहलाता है। यानी पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की मात्रा का बढ़ जाना जिससे जीवों और प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े प्रदूषण कहलाता है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण इसके प्रमुख प्रकार हैं। यानी प्रदूषण के प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी क्या हो गए? प्रदूषण के प्रकार हो गए। जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? जीवाश्मों की आयु रेडियो कार्बन विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। इसमें कार्बन 14 की मात्रा मापकर जीवाश्म की अनुमानित आयु निर्धारित की जाती है। यानी जीवाश्मों की आयु रेडियो कार्बन विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। इससे कार्बन 14 की मात्रा मापकर जीवाश्म की अनुमानित आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर बतावे। तो उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे पशु और मनुष्य। पशु और मनुष्य उपभोक्ता हैं जो कि भोजन के लिए उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता जो होते हैं वह अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? तो उत्पादक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? लाखों वर्षों में मृत जीवों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी लाखों वर्षों में मृत जीवों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में अपघटकों का महत्व। तो अपघटक मृत जीवों और अवशिष्ट पदार्थों को विघटित कर सरल पदार्थों में बदलते हैं। इससे पोषक तत्व पुनः पर्यावरण में लौट जाते हैं और पदार्थ चक्र बना रहता है। यानी पारितंत्र में अपघटकों का महत्व अगर पूछता है तो अपघटक जो होते हैं वह मृत जीवों और अवशिष्ट पदार्थों को विघटित कर सरल पदार्थ में बदलते हैं। इससे पोषक तत्व पुनः पर्यावरण में लौटते हैं और पदार्थ का चक्र जो होता है वो बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन और वन्य जीव जैव विविधता बनाए रखते हैं तथा पारितंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। इनके संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और मानव जीवन भी प्रभावित नहीं होता है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि वन और वन्य जीव जो होते हैं वह जैव विविधता बनाए रखते हैं तथा पारितंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। इनके संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और मानव जीवन भी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए वन और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण में अवांछित और हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जिससे जीवों, पौधों और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में अवांछित और हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जिससे जीव, पौधे और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े प्रदूषण कहलाता है, जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि। तो इस प्रकार ये 60 क्वेश्चन समाप्त हुए। जल्द ही आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।